नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। आज इस बुलेटिन में बात होगी गुजरात के मोरवी में हुए हादसे पर घिरी सरकार की, गुजरात चुनाव को लेकर राहुल के दावे की, जानेंगे हिमाचल में सीएम के गढ़ में क्या बोली प्रियंका, गुजरात में पीएम ने कैसे की रैली, बात करेंगे उत्तराखंड सरकार में मची खलबली की, ज्ञानवापी मामले में शिवलिंग पर कोर्ट की टिप्पणी की और बुलेटिन के आखिर में बात 1 नवंबर से होने वाले बदलावों की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। संसद के पुराने भवन में ही हो सकता है शीतकालीन सत्र। नया भवन दिसंबर तक बनकर हो जाएगा पूरा। नवंबर में शुरू होता है संसद का शीतकालीन सत्र। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने एलजी को दोबारा भेजी रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ योजना की फाइल। बताया दिल्ली को कैसे होगा फायदा। दिल्ली के एलजी ने पहले वापस लौटा दी थी फाइल। न्यूजीलैंड के दौरे के लिए रोहित शर्मा की जगह हार्दिक पांड्या हो सकते हैं भारतीय टीम के कप्तान। रोहित और विराट कोहली ने बीसीसीआई से मांगा आराम। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 787 अंकों की तेजी के साथ 60,747 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 225 अंकों की तेजी के साथ 18,012 अंक पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कल यानी रविवार देर शाम गुजरात के मोरवी में हुए हादसे ने सभी को दहला दिया। हादसे के बाद से राज्य की बीजेपी सरकार मुश्किल में घिरती दिख रही है। विपक्ष सरकार की घेराबंदी में जुटा है। सवाल उठ रहे हैं कि हादसे के पीछे किसकी चूक है। गुजरात के मोरवी शहर में मच्छू नदी पर बना पुल टूट गया, जिसमें 130 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। अब इसे लेकर गुजरात सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। 7 महीने पहले मरम्मत के लिए इस पुल को बंद किया गया था। मरम्मत का काम घड़ी बनाने वाले ओरेवा ग्रुप को सौंपा गया। मरम्मत का काम करने के बाद बिना फिटनेस प्रमाण पत्र के इसे 26 अक्टूबर को आम लोगों के लिए खोल दिया गया। हादसे के बाद मोरबी नगर पालिका के मुख्य अधिकारी संदीप सिंह झाला सफाई दे रहे हैं कि पुल को खोलने की सूचना ओरेवा ने प्रशासन को नहीं दी, न ही नगर पालिका के इंजीनियरों से उसका वेरिफिकेशन कराया और न ही फिटनेस सर्टिफिकेट लिया। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि 26 अक्टूबर को ओरेवा कंपनी के एमडी जयसुख पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुल शुरू करने का ऐलान कर दिया था, तब नगर पालिका ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। अब पुल हादसे के बाद से गुजरात सरकार विपक्ष के निशाने पर है। गुजरात विधानसभा चुनाव की घोषणा 1 से 2 दिन में होने वाली है। कांग्रेस का आरोप है कि चुनावी फायदा लेने के लिए इसे बिना टेस्टिंग जल्दबाजी में शुरू कर दिया गया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी को घेरते हुए कहा कि मोदी जी, मोरबी के पुल हादसा एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड है। 6 महीने से पुल की मरम्मत की जा रही थी, इसमें कितना खर्चा आया, 5 महीनों में ही पुल गिर गया। गुजरात में 27 साल से बीजेपी की सरकार है, क्या यही है आपका विकास मॉडल? इसी साल जुलाई में कच्छ के बिद्रा गांव में परीक्षण के पहले दिन नर्मदा नहर टूट गई थी। 8 से 9 सालों से निर्माणाधीन भुज सिटी ओवरब्रिज का उद्घाटन इसी वर्ष किया गया था और इसकी फिर से मरम्मत की जानी थी। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि ये प्राकृतिक नहीं, मानव निर्मित हादसा है। गुजरात की बीजेपी सरकार इसके लिए सीधे सीधे दोषी है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री गुजराती भाई बहनों की जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए लगाकर अपनी जिम्मेवारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को बताना होगा ये पुल कैसे गिर गया। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने अपने फायदे के लिए आदर्श संहिता लागू होने से पहले आनन फानन में पुल को शुरू करवा दिया, यानी सरकार बुरी तरह घिर गई है और अब डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है, क्योंकि गुजरात चुनाव पर इसका असर तय माना जा रहा है। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सभी दलों की तरफ से जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। और आज भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए राहुल ने भी गुजरात चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी आज मीडिया से मुखातिब हुए। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के कुथूर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले गुजरात के मोरबी केबल पुल हादसे को लेकर मौन श्रद्धांजलि दी। राहुल ने हादसे पर किए गए सवाल पर सियासत करने से इनकार कर दिया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 54वां दिन था। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कह दिया कि गुजरात में कांग्रेस की सरकार आ रही है। गुजरात चुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुत इफेक्टिवली लड़ रही है और गुजरात चुनाव को कांग्रेस पार्टी गुजरात में जीतेगी। बहुत भारी एंटी इनकम्बेंसी है और जो आम आदमी पार्टी का है पूरा हवा में है, ग्राउंड पे कुछ नहीं है। आप मीडिया का मतलब वहाँ से वो फंडिंग करते हैं, दिल्ली से एडवर्टाइजिंग करते हैं, तो हवा बना रखा है। बट कांग्रेस पार्टी इज ए सॉलिड पार्टी इन गुजरात। कांग्रेस पार्टी इज गोइंग टू विन द इलेक्शन देयर।
राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से केंद्रीय संस्थाओं पर हमले किए गए हैं। न्यायपालिका, नौकरशाही और मीडिया पर भी लगातार हमले हो रहे हैं। जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तब हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये संस्थान आरएसएस की पकड़ से मुक्त हों। साथ ही 2 राज्यों हिमाचल और गुजरात में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल ने साफ कर दिया कि कांग्रेस की तैयारी पूरी है। इन दोनों राज्यों में राहुल ने कांग्रेस की जीत का ऐलान भी कर दिया है। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि हाल ही में हमारी पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से हुए, क्योंकि कांग्रेस लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली पार्टी है। यह हमारे डीएनए में है, हम तानाशाही नहीं करते। उन्होंने भाजपा पर हमला करते हुए कहा, मैं सोच रहा हूं कि आरएसएस, भाजपा, टीआरएस और दूसरे राजनीतिक दल कब चुनाव करवाएंगे। इसके साथ ही तेलंगाना में टीआरएस और कांग्रेस के बीच संबंध के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा, दोनों पार्टियों के बीच कोई संबंध नहीं है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री का मानना है कि वो एक राष्ट्रीय पार्टी चला रहे हैं। उनकी इस सोच का स्वागत है। वो ये सोच सकते हैं कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय पार्टी चला रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इस समय तेलंगाना में हैं और भारत जोड़ो यात्रा ने आज अपना 54वां दिन पूरा कर लिया। तेलंगाना में राहुल ने गुजरात चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया, तो वहीं हिमाचल चुनाव के मद्देनजर प्रियंका गांधी आज सीएम जयराम की गृह क्षेत्र मंडी पहुंची और तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। तो क्या बोली प्रियंका, देखिए रिपोर्ट। 12 नवंबर को हिमाचल की 68 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले मतदान में अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। ऐसे में अब राज्य का सियासी पारा चरम पर है और सभी दलों की तरफ से राज्य की सत्ता पर काबिज होने के लिए अपनी ताकत झोंकी जा रही है। उसी कड़ी में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सत्ता में वापसी का दावा कर रही है और उसने चुनाव प्रचार को रफ्तार दे दी है। और आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी हिमाचल पहुंची, जहां उन्होंने तमाम मुद्दों पर जयराम सरकार को घेरा, साथ ही मोदी सरकार पर भी निशाना साधा। चुनाव में प्रचार के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की गृह जिला मंडी में चुनावी हुंकार भरते हुए कहा, हिमाचल प्रदेश में 63,000 सरकारी पद खाली पड़े हैं, लेकिन यहाँ के युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, क्योंकि युवाओं को रोजगार देने की सरकार की नीयत नहीं है। इसके साथ ही मोदी सरकार के अग्निवीर योजना को लेकर प्रियंका ने कहा कि हमारे युवा देश के लिए शहीद होने को तैयार हैं, लेकिन सरकार उनके लिए अग्निवीर लेकर आ रही है। सरकार कह रही है कि आपको ना कोई पेंशन मिलेगी, ना रैंक मिलेगी, 4 साल बाद आप घर लौट जाइए। शिक्षकों की भर्ती हो या पुलिस की, हर भर्ती में घोटाला है। इसके साथ ही कमर तोड़ महंगाई और जीएसटी ने लोगों का जीवन और मुश्किल कर दिया है। इसके साथ ही मंडी में अपनी जनसभा के दौरान प्रियंका गांधी ने इंदिरा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल को मंच पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद गुजरात मोरवी में हादसे पर दुख जताया व मृतकों की आत्मा की शांति के लिए मंच पर ही मौन रख श्रद्धांजलि दी। अपनी दादी और पूर्व पीएम को याद करते हुए प्रियंका ने कहा कि उनके गुजरने के बाद देश की राजनीति बदल गई। आज पैसे व मीडियाबाजी का बोलबाला है। साथ ही हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन की परंपरा पर प्रियंका ने जोर देते हुए कहा कि हिमाचल के लोगों में खुददारी है। राज्य के लोगों ने जो परंपरा बनाई है उसे नहीं बदल सकते। जो 5-5 साल वाली सरकार बदलने की परंपरा बनाई है वो बड़ी अच्छी है। नेताओं को अपनी सच्चाई का पता चलता है। प्रियंका ने हिमाचल में हर 5 साल में सत्ता पलटने की परंपरा को अच्छा बताया और जनता से इसे बरकरार रखने की अपील की। प्रियंका ने मंडी में हुंकार भरी तो पीएम मोदी आज गुजरात के बनासकांठा पहुंचे और अपने संबोधन में गुजरात सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। और क्या कुछ बोले पीएम, देखिए रिपोर्ट में। गुजरात के लिए पीएम मोदी के तूफानी दौरे जारी हैं। इस बार भी बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर गुजरात के चुनाव लड़ रही है। वो अलग बात है कि गुजरात की बीजेपी सरकार इस वक्त चौतरफा घिरी दिख रही है। गुजरात में महंगाई और बेरोजगारी पर घिरी बीजेपी ने अपनी नैया पार लगाने के लिए मोदी को मैदान में उतार दिया है। आज पीएम मोदी बनासकांठा के थराड़ जिले में कई योजनाओं की नींव रखने पहुंचे। मोरवी में हुए हादसे को लेकर पीएम मोदी संबोधन के दौरान भावुक हो गए। पीएम ने कहा कि वो इस बात को लेकर असमंजस में थे कि वो इस प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग के कार्यक्रम में शामिल हों या ना हो। पीएम ने कहा कि वो यहाँ के लोगों के प्यार की वजह से हिम्मत जुटाकर कार्यक्रम में आए। अपने भाषण के दौरान पीएम कई बार बीच में ही रुक गए। वैसे आपको बता दें कि गुजरात में बीजेपी इस वक्त बैकफुट पर है और अगर गुजरात की सत्ता कोई बचा सकता है तो वो है पीएम मोदी। इसलिए मोदी ने अपना चुनाव प्रचार जारी रखा। वैसे गुजरात की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने आज राज्य में अपनी सभी यात्राएं और रैलियों पर रोक लगा दी थी। मोरवी हादसे से दुखी कांग्रेस ने राज्य में सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया था। इधर राहुल गांधी ने भी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मोरवी हादसे पर दुख जताया है। साथ ही हादसे पर किसी भी तरह की सियासत से इनकार कर दिया। पीएम ने गुजराती में कहा, मोरवी हादसे से मन बहुत व्यथित है। मैं दुविधा में था कि विकास के कार्यक्रम जो हैं उन्हें करूं कि ना करूं। बनासकांठा के लिए ये कार्यक्रम जरूरी है, लेकिन आपके प्रेम और स्वभाव और हमारे कर्तव्य निभाने के संस्कार की वजह से मैं मन मजबूत करके आपके वास्ते यहाँ आ गया। बनासकांठा मतलब पूरा उत्तर गुजरात।
चुनाव के मद्देनजर आज पीएम का अहमदाबाद में रोड शो भी था, लेकिन मोरवी में हुए हादसे के चलते उसे रद्द कर दिया गया। इसे सरकार की तरफ से डैमेज कंट्रोल के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि इससे सरकार को सफलता मिलने की उम्मीद बेहद कम है, क्योंकि इन घटनाओं से सरकार बैकफुट पर आ गई है। वैसे हालत तो उत्तराखंड बीजेपी की भी ठीक नहीं है, क्योंकि पार्टी के अपने सांसद और विधायक ही उससे नाराज चल रहे हैं, जिससे राज्य में डबल इंजन की सरकार कमजोर पड़ती दिख रही है। डबल इंजन की सरकार वाले राज्य उत्तराखंड में खलबली मची है और राज्य में बीजेपी विधायकों और सांसदों में अपनी ही सरकार के खिलाफ असंतोष देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह से पार्टी के नेता ही संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो वहीं टिहरी से ही विधायक किशोर उपाध्याय ने आरोप लगाया है कि अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे हैं। दरअसल बीजेपी प्रदेश संगठन ने कल यानी रविवार को पीएम के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए हर विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित किए थे, जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सिंह बिष्ट को दी गई थी। उनकी तरफ से तैयार किए गए कार्यक्रम में सभी सांसदों और चिन्हित स्थान का जिक्र किया गया है, लेकिन टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह के नाम के आगे लिखा गया है कि उनसे संपर्क नहीं हो पाया। इससे सांसद माला राज्य लक्ष्मी और प्रदेश संगठन के बीच तालमेल की असलियत खुलकर सामने आ गई है। अब ये पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इससे पहले भी टिहरी सांसद पर अपने संसदीय क्षेत्र की उपेक्षा के आरोप लगते रहे हैं। जहां एक तरफ बीजेपी की उसके सांसदों पर पकड़ कमजोर हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी विधायकों की उनके ही क्षेत्र में सुनवाई नहीं हो रही है, जिस पर टिहरी विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक किशोर उपाध्याय ने नाराजगी भी जाहिर की है। उनका कहना है कि जब राज्य संपत्ति विभाग और सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, तो फिर प्रशासन आवास उपलब्ध क्यों नहीं करवा पा रहा है, ये चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में नौकरशाही किस कदर हावी है। दरअसल विधायक ने एक पहल करते हुए जनता के बीच में रहने के लिए टिहरी मुख्यालय में एक सरकारी आवास की मांग की, लेकिन प्रशासन ने अब तक विधायक को कोई आवास उपलब्ध नहीं करवाया है। अब इन मुद्दों ने उत्तराखंड सरकार की पोल खोल दी है। उत्तराखंड में कहीं विधायक की सुनवाई नहीं है, तो कहीं सांसद अपनी पार्टी की नहीं सुन रहे हैं, यानी बीजेपी के हाथ से पावर जाती दिख रही है, जिससे बीजेपी जल्द ही कोई बड़ा एक्शन ले सकती है और फैसला सुना सकती है। वैसे फैसला तो कोर्ट को सुनाना है, वो भी ज्ञानवापी मामले में, जिसकी सुनवाई पूरी हो गई है और अब इंतजार है कोर्ट के फैसले का। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले कथित शिवलिंग को संरक्षित करने के आदेश के बाद से हलचल तेज थी। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई के लिए याचिका दाखिल की गई, जिस पर कोर्ट तैयार हो गया है। दरअसल हिंदू पक्ष की ओर से वकील विष्णु शंकर जैन ने मामले की जल्द सुनवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी सर्वे के दौरान मिले कथित शिवलिंग को संरक्षित करने का आदेश जारी किया था। ये आदेश 12 नवंबर तक ही लागू रहेगा, लेकिन उससे पहले मामले की सुनवाई की जाए। वहीं वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर से मिले कथित शिवलिंग की पूजा अर्चना करने और उस स्थान पर मुसलमानों का प्रवेश बैन करने का आदेश देने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई की जाए या नहीं, इस पर फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई पूरी हो गई है। अदालत इस संबंध में अपना फैसला 8 नवंबर को सुनाएगी। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने अपनी अपनी बहस पूरी कर ली थी, लेकिन किन्हीं कारणों से अदालत ने इस मामले पर 8 नवंबर तक के लिए आदेश को सुरक्षित रख लिया है। इसके अलावा वाराणसी की एक जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में बंद पड़े 2 तहखानों के सर्वेक्षण के आलोक में हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई के लिए शुक्रवार को 2 नवंबर की तारीख तय की है। अब ज्ञानवापी से जुड़े कई मामलों की अदालत में सुनवाई होगी। ऐसे में देखना होगा कि कोर्ट किस मामले में क्या फैसला सुनाता है। और बुलेटिन के आखिर में बात 1 नवंबर से होने वाले बदलावों की। अक्टूबर का महीना खत्म होने जा रहा है और कल से नया महीना शुरू होगा। ऐसे में हर महीने की तरह नवंबर की शुरुआत में भी कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं, जो न केवल आपकी जेब पर असर डालेंगे बल्कि आपकी जिंदगी को भी प्रभावित करेंगे। गैस सिलेंडर के दाम बदलने के साथ ही इंश्योरेंस क्लेम से जुड़े नियमों में चेंज देखने को मिलेंगे। नया महीना शुरू होने जा रहा है और हर महीने की तरह इस बार भी देश की जनता को खुशखबरी का इंतजार है, लेकिन लोगों को खुशी मिलने की बजाय मायूसी मिलेगी, क्योंकि अगले महीने से कुछ नियम बदलने वाले हैं, जिससे आपकी जेब को तगड़ा झटका लग सकता है। हर महीने की पहली तारीख की तरह ही 1 नवंबर को भी पेट्रोलियम कंपनियों की तरफ से एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों को संशोधित किया जाएगा और नए रेट जारी होंगे। कंपनियां हर महीने की शुरुआत में 14 किलो वाले घरेलू और 19 किलो वाले कमर्शियल गैस की कीमतों में बदलाव करती है। माना जा रहा है कि इस महीने सरकार गैस की कीमतों में इजाफा कर सकती है। दूसरा बदलाव भी घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर से ही जुड़ा हुआ है। दरअसल नवंबर की पहली तारीख से रसोई गैस सिलेंडर की डिलीवरी प्रक्रिया में बदलाव किया जा रहा है। इसे वन टाइम पासवर्ड प्रोसेस के तहत डिलीवर किया जाएगा। इसके तहत गैस सिलेंडर की बुकिंग कराने के बाद ग्राहकों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। इसे डिलीवरी बॉय के साथ
शेयर करना होगा और OTP के सिस्टम से मिलान के बाद सिलेंडर की डिलीवरी मिलेगी। वहीं बीमा नियामक IRDAI की ओर से भी नवंबर की पहली तारीख से एक बड़ा चेंज देखने को मिल सकता है। इसके तहत 1 नवंबर 2022 से बीमाकर्ताओं के लिए KYC डिटेल देना अनिवार्य किया जा सकता है। इसी के साथ 1 नवंबर से दिल्ली में बिजली सब्सिडी का नया नियम लागू होने वाला है। इसके तहत जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उन्हें बिजली पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। GST रिटर्न के नियमों में बदलाव किया जा रहा है। अब 5 करोड़ रुपए से कम टर्नओवर वाले करदाताओं को GST रिटर्न में 4 अंकों का HSN कोड लिखना अनिवार्य होगा। 1 नवंबर से होने वाले ये सभी बदलाव जनता की जिंदगी पर बदलाव तो डालेंगे ही, साथ ही महंगाई का झटका भी देंगे। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।